सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आज हम हमारी 9वीं कक्षा के व्याकरण भाग में संकलित अनुच्छेद लेखन विषय पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद क्या होता है ये हम जानेंगे। बच्चों, आप पहली कक्षा से लेकर और अब तक अनुच्छेद लिखते भी आए होंगे। आपने पढ़ा भी होगा कि अनुच्छेद क्या होता है और कैसे लिखा जाता है, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर और थोड़ी सी गहराई से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अनुच्छेद क्या होता है। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्यों के समूह को हम क्या कहते हैं? हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें किसी विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करना है, तो हम छोटे छोटे वाक्य बनाकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे भी हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का ही हिंदी पर्याय है। तो जो ये आपका अनुच्छेद शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द से लिया गया है, इसी का ही पर्यायवाची है। जो अनुच्छेद होता है वो निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में हमें अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। तो अनुच्छेद में हर वाक्य मूल विषय से जुड़ा रहता है। अनावश्यक विस्तार के लिए उसमें कोई स्थान नहीं होता। अनुच्छेद में घटना अथवा विषय से संबंध वर्णन संतुलित तथा अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। अनुच्छेद की जो भाषा शैली है वह सजीव और प्रभावशाली होनी चाहिए। शब्दों के सही चयन के साथ लोकोक्तियों एवं मुहावरों के समुचित प्रयोग से ही भाषा शैली में उपयुक्त गुण का समावेश होना चाहिए। तो इसका मुख्य कार्य है किसी एक विचार को इस तरह से लिखना होता है जिसके सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। तो जो अनुच्छेद होता है वो अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होता है। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला जो हमारा है मुख्य वो क्या है कि रूपरेखा और संकेत बिंदु। जिस विषय पर भी आप अनुच्छेद लेखन लिखोगे आपको सबसे पहले उसकी रूपरेखा और संकेत बिंदु बना लेने चाहिए। जब भी आप किसी भी व्याकरण की बुक को उठाकर देखोगे तो उसमें अनुच्छेद शुरू होने से पहले ऊपर जो मेन हेडलाइन होती है उसमें लिखा होता है कि रूपरेखा में संकेत बिंदु, और उसमें आपको पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। उन्हीं को ही आप फॉलो करके अपना अनुच्छेद लेखन को आप पूरा करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा बिंदु था वो क्या था कि रूपरेखा और संकेत बिंदु। उसके बाद क्या है कि अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। देखिए, जब आप निबंध लिखते हैं तो निबंध में आप दोनों ही पक्ष का वर्णन करते हो, लेकिन अनुच्छेद लिखते समय हमें जो विषय दिया गया है उसके एक ही पक्ष का वर्णन करना है। तीसरा क्या है कि भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। जी हाँ, ये बिल्कुल इसका मुख्य बिंदु है कि जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो हमारी जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए, ताकि सामने वाला जब हमारे अनुच्छेद को पढ़े तो उसे वो अच्छी तरह समझ में आ जाए। जो हम उसे समझाना चाहते हैं वो सारी उसकी जो विषय सामग्री है वो उसे स्पष्ट हो जाए। उसके बाद क्या है कि एक ही बात को बार बार न दोहराए। जी हाँ बच्चों, ये बहुत ही
अहम और मुख्य बिंदु है कि अनुच्छेद लेखन लिखते समय हमें एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना है। कई बार प्रायः हम क्या देखते हैं कि हम एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वो ले लिया है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, तो पर्यावरण 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 हमें इस शब्द को बार बार प्रयोग नहीं करना है। उससे क्या होगा कि हमारी जो विषय सामग्री है वो अच्छी नहीं लगेगी। उसके बाद है अनावश्यक विस्तार से बचे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हमें उसका ज़्यादा अनावश्यक यानी कि जो ज़रूरी नहीं है हमें उसका ज़्यादा विस्तार नहीं करना है। जो विषय सामग्री हमें चाहिए जिससे कि हमारी पूरी बात स्पष्ट हो जाए, हमें केवल उतनी ही विषय सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है जो ज़्यादा अधिक लिख देते हैं, उनको ये लगता है कि भाई अगर हम ज़्यादा लिखेंगे तो जो टीचर है जो हमारा पेपर चेक करेंगे वो हमें ज़्यादा मार्क्स देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप केवल उतना ही लिखें जितना कि आपके विषय से संबंधित हो। उसके बाद क्या है, समय सीमा व शब्द सीमा का भी ध्यान रखें। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये भी जो आपके शब्द सीमा होती है वो कितनी होनी चाहिए, वो आपके होनी चाहिए 80 से 100 शब्दों में, ठीक है। और समय सीमा आपके 4 या 5 मिनट में इसका वो पूरा हो जाता है आपका ये अनुच्छेद लेखन, ठीक है। तो शब्द सीमा का आप अवश्य ध्यान रखें। ये ना हो कि जो आपका अनुच्छेद लेखन है वो दिया गया है सिर्फ 5 अंक का और आप उसमें 2 या 3 शीट भर दें और अनावश्यक बातें उसमें लिखें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद है संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही लिखें। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमें संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही अपनी बातों को लिखना है। उससे क्या होगा कि हम जो है अनावश्यक बातों से बच जाएंगे, ठीक है। और हमें अपने विषय से बाहर कुछ भी नहीं लिखना है। जो भी हमारा टॉपिक दिया गया है, हमने जो उसके संकेत बिंदु बनाए हैं, हमें उसी को ही ध्यान में रखकर लिखना है, ठीक है। उसके बाद है छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है कि हमें छोटे वाक्यों का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर हम बड़े वाक्य लिखेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो अशुद्धियाँ हैं वो अधिक होने की संभावना रहेगी। और अगर आप अनुच्छेद लेखन में अशुद्धियाँ करोगे तो आपके जो अंक है वो काट लिए जाएंगे। उसके बाद क्या है कि आप विराम चिन्ह और कोमा, आप इनका भी प्रयोग अवश्य करेंगे, ठीक है। विराम चिन्ह व कोमा, ये आप सभी को पता है कि विराम चिन्ह का कितना महत्व है हमारे हिंदी भाषा में। और जब हम निबंध लिखते हैं, हम अनुच्छेद लिखते हैं, हम कहानी लिखते हैं, तो उनमें विराम चिन्ह का और कोमा का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो हमारी भाषा है वो सरल, सहज, सजीव व प्रभावशाली होनी चाहिए और हमें किसी एक ही पक्ष का वर्णन करना चाहिए। उसके बाद क्या है कि अनुच्छेद लेखन में विषय से संबंधित विचारों को हमें क्रमबद्ध तरीके से लिखना है, क्रमबद्ध तरीके से। कई बार क्या होता है, ये प्रायः देखा जाता है कि बच्चे पहले एक वाक्य लिख देते हैं, फिर वो उसको पूरा भी नहीं कर पाते हैं और किसी और बात की वो शुरुआत कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत होता है, ये अच्छा नहीं होता। तो इसमें आपको अपने विषय से संबंधित विचारों को क्रमबद्ध तरीके से ही लिखना है ताकि उसे पूर्णता दी जा सके। विषय से हटकर किसी भी बात का हमें उल्लेख नहीं करना है। उसके बाद क्या है कि अनुच्छेद लेखन में जो मुख्य विचार होता है वो अंत में लिखा जाना चाहिए। मुख्य विचार अंत में, भाई हमारे उसके बारे में क्या विचार है वो हम कहाँ लिखेंगे, वो हम अंत में लिखेंगे। और उसके बाद जो अनुच्छेद लेखन है, अनुच्छेद लेखन में आप बच्चों जो कहावतें होती हैं आप उसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। मुहावरों का प्रयोग कर सकते हो। और उसके बाद जो लोकोक्तियाँ हैं आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो। तो उससे जो आपका अनुच्छेद लेखन है वो ज़्यादा प्रभावशाली बनेगा। उसके बाद क्या है कि आप उसमें अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हो, अंग्रेजी शब्दों का।
अब अंग्रेजी शब्द आपके कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए टेलीविज़न है, ठीक है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, फ़ोन है, तो आप इन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको जल्दी से ये इन सारे बिंदुओं को दोहरा देती हूँ ताकि आप इनको ध्यान में रखें कि सबसे पहले हमें संकेत बिंदु या रूपरेखा बनानी चाहिए। हमें अपने विषय से बाहर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में हमें अनावश्यक विस्तार से बचना है। संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही हमें अनुच्छेद लेखन को पूरा करना है। हमारी जो भाषा शैली है वो कैसी होनी चाहिए, सरल, सहज, स्पष्ट और प्रभावशाली। हमें क्लिष्ट यानी कि कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद हम छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करेंगे, विराम चिन्ह और कोमा आदि का भी हम प्रयोग करेंगे। जो हमारी शब्द सीमा है वो 80 से 100 शब्दों में या फिर 100 से 120 शब्दों में ही होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होने चाहिए। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें और अनुच्छेद लेखन में विषय से संबंधित विचारों को हमें क्रमबद्ध तरीके से लिखना है और जो मुख्य विचार है वो हमें अंत में अवश्य लिखना है। विषय से हटकर हमें किसी भी बात का उल्लेख नहीं करना है, ठीक है। और आप कहावतों, मुहावरों, सूक्ति, कविताएं, आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं और आप अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अनुच्छेद लेखन में ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि विषय से संबंधित चीज़ों का ही वर्णन होना चाहिए। जितना आप संक्षिप्त रूप में लिखेंगे वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप ज़्यादा बातों को बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि वो आपकी अंक कटौती का एक कारण अवश्य बन जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि जो अनुच्छेद लेखन है वो आपकी एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना होती है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता, ठीक है। और जो अनुच्छेद होता है वो सामान्यतः छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार जो है वो विषय वस्तु पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए मैं आपको एक अनुच्छेद दे रही हूँ, समय किसी के लिए नहीं रुकता। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या बता सकते हैं, आप सबसे पहले इसका संकेत बिंदु बनाएंगे, इसकी रूपरेखा बनाएंगे, उसके बाद फिर आप बताएंगे कि भाई हाँ ये जो हमारा विषय है क्या है, उसका महत्व क्या है। आप उससे बताएंगे कि जो समय है वो निरंतर बीतता रहता है, कभी भी किसी के लिए नहीं ठहरता, और जो व्यक्ति समय के मोल को पहचान लेता है वह अपने जीवन में उन्नति अवश्य प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर कार्य करने से हमें कभी भी फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि समय ही एक ऐसी वस्तु है अगर जो चली गई तो वो हमें वापस फिर कभी नहीं मिलती, ठीक है। और पश्चाताप के अतिरिक्त हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य वो समय पर पूरा करता है तथा समय पर ही सोता है, वही आगे चलकर सफलता व उन्नति प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति आलस में आकर समय गंवा देता है उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। तो इसके विषय में संत कवि कबीरदास ने भी एक दोहा कहा है और ये आप उसमें लिख भी सकते हो। ये मैं आपको अभ्यास के लिए ही करवा रही हूँ। जैसे काल करे सो आँच कर। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने कोमा का प्रयोग किया है, उसके बाद हम लिखेंगे आँच करे सो अब, क्योंकि ये दोहा है तो हम यहाँ अंत में लगा देते हैं। पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो ये है हम इसका उद्धरण चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे, ये बंद हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है। तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो, आप इसको लिख भी सकते हो कि भाई काल करे सो आज कर, हमें जो कार्य कल करना है वो हमें आज ही कर लेना चाहिए। आज करे सो अब, और जो कार्य हमें आज करना है वो अभी कर लेना चाहिए। पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब, भाई आगे आने वाले पल में समय में कुछ भी हो सकता है, तो फिर हम वो कार्य कब करेंगे। तो इसका अभिप्राय यह है कि हमें अपने कार्य को कभी भी आज कल या परसों पर नहीं टालना चाहिए, बल्कि जो कार्य हमें करना है वो अभी कर लेना चाहिए। तो ऐसे आप इन दोहों का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हो। तो इससे जो आपका जो अनुच्छेद लेखन है वो काफ़ी अच्छा लगेगा, प्रभावशाली भी लगेगा। ठीक है, ये आपके लिए कोई नई विषय वस्तु नहीं है कि भाई हाँ हम आपको पहली बार ही सिखा रहे हैं। आप पहली कक्षा से भी आप इसको लिखते आए हो, बस थोड़ा अंतर अवश्य आ गया है। अंतर क्या आ गया है कि पहले आप सीधे सरल शब्दों में ही अपनी बात को कहते थे, भाई 10-15 लाइन आपने लिख दी है, आगे पीछे हो गई है तो चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है चल जाएगा। लेकिन अब आप बड़ी कक्षा में हो गए हो, आप 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हो, तो आपको इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही अपने अनुच्छेद लेखन को पूरा करना है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। जितना आप अभ्यास करेंगे आप उतना ही इस विषय में और अधिक निपुण होते जाएंगे। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद।